बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो के अंदर लेविंसन के इम्यूनोलॉजी के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पैरासाइटोलॉजी के माइकोलॉजी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था जो इसके लास्ट में होते हैं, इसी तरह आज की इस वीडियो के अंदर हम इम्यूनो के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करने वाले हैं और इनका रेफरेंस हम समरी से या इनकी थ्योरी से ले लेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है जिसके अंदर आप हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न कॉज्ड बाय आरएच इनकम्पैटिबिलिटी को इंक्लूड करते हो। तो फिर आपको पता है कि जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो 4 टाइप की होती है, तो हम इसको साइटोटॉक्सिक या टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर इंक्लूड करते होते हैं। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर, जिसको हम साइटोटॉक्सिक भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जो आईजीजी होती है वो सेल्स को अटैक करना शुरू कर देती है। जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो 4 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। जो टाइप 1 होती है इमीडिएट होती है, जिसको एनाफिलैक्टिक या आईजीई कहते हैं। टाइप 2 को साइटोटॉक्सिक या आईजीजी मीडिएटेड बोलते हैं। टाइप 3 को इम्यून कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज आ जाती है। टाइप 4 को डिलेड बोलते हैं या टी सेल मीडिएटेड बोलते हैं। टाइप 1 के अंदर जो एंटीजन होता है वो आईजीई की इंड्यूस कर देता है, आईजीई को इंड्यूस कर देता है। ठीक है, तो सेंसिटाइजेशन का मतलब है फर्स्ट एक्सपोजर और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन का मतलब है सेकंड एक्सपोजर। तो जो सेंसिटाइजेशन होती है टाइप 1 के केस में, उसमें जो एंटीजन या एलर्जन होता है वो आईजीई एंटीबॉडी को इंड्यूस कर देता है, जो मास्ट सेल और बेसोफिल पे जाके बाइंड कर लेती है। लेकिन दोबारा से उस एलर्जन का एक्सपोजर हो तो वो एलर्जन क्रॉस लिंकिंग करता है आईजीई की, और जब आईजीई की क्रॉस लिंकिंग होती है मास्ट सेल और बेसोफिल के सेल के ऊपर, तो ये मास्ट सेल और बेसोफिल की डीग्रैनुलेशन करवा देती है और मीडिएटर रिलीज हो जाती है। टाइप 2 साइटोटॉक्सिक है, इसमें जो एंटीजन्स होते हैं सेल की सरफेस के ऊपर पड़े हुए होते हैं। टाइप 3 में जो एंटीजन्स होते हैं वो सेल की सरफेस के ऊपर नहीं पड़े होते, वो सॉल्युबल एंटीजन होते हैं। ओके, तो वो पहले एक्टिवेट करता है फॉलिकुलर टी को, फिर जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो आगे कुछ इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है कि जो इंटरल्यूकिन 4 होता है ये आईजीएम टू आईजीई स्विचिंग करवा देता है, जबकि इंटरल्यूकिन 21 होता है ये बी सेल के मैच्योरेशन करवा देता है। ठीक है, तो जो टाइप 2 होता है जिसको साइटोटॉक्सिक या आईजीजी मीडिएटेड बोलते हैं, इसमें एंटीबॉडी बाइंड करती है सेल मेम्ब्रेन के एंटीजन के ऊपर, और इसकी वजह से कंप्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस होती है किसकी, सेल्स की। ओके, तो जो टाइप 1 है उसके अंदर एग्जांपल आती है सिस्टेमिक एनाफिलैक्सिस की, उर्टिकेरिया हाइव्स की, एस्थमा की, हे फीवर की। आप इसको यहाँ से भी तैयार कर सकते हो। लंग्स में एस्थमा, नोज और आइज के ऊपर हे फीवर, स्किन के ऊपर एक्जिमा जिसको एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, उर्टिकेरिया हाइव्स है, इंटेस्टिनल ट्रैक के ऊपर इओसिनोफिलिया एसोफेजाइटिस है। सिस्टेमिक में एनाफिलैक्सिस होती है। टाइप 2 के अंदर हिमोलिटिक एनीमिया है, लेकिन आपने एक बात नोट करनी है कि जो रूमेटिक फीवर है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, दोनों स्ट्रेप्टोकोकस से होता है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस या जिसको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन बोलते हैं उससे होता है, लेकिन इसका जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो टाइप 3 में आ रहा है, जबकि रूमेटिक फीवर टाइप 2 में आ रहा है। गुड पास्टर सिंड्रोम टाइप 2 के अंदर आता है। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एबी और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, रूमेटिक फीवर, ये सारी टाइप 2 से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट आ गया होगा पहले एमसीक्यू का। ओके, तो पहले का सही जवाब क्या होगा, साइटोटॉक्सिक है। कोई अगर आपसे पूछे एटोपिक या एनाफिलैक्टिक एग्जांपल सुनाओ तो आप एस्थमा बोल देना, हाइव्स बोल देना, एटोपिक डर्मेटाइटिस बोल देना, या फिर आप इओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस बोल सकते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स के अंदर इजी से एग्जांपल आप कौन सी बता सकते हो, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस है, रियोमेटाइड आर्थराइटिस होता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, आईजीए नेफ्रोपैथी है, सीरम सिकनेस और हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होता है जिसको फार्मर लंग बोलते हैं। टाइप 4 जिसका ऑनसेट 2 से लेकर 3 दिन होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, पॉइजन ओक या ईवी प्लांट की पॉइजन की वजह से होता है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है। वैसे इसका टेबल यहाँ पर दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, तो जो CD4 पॉजिटिव टी सेल और मैक्रोफेजेस की वजह से होती है, इसमें ट्यूबरक्लोसिस, कोकाइडोमाइकोसिस है, और इनके ट्यूबरकुलिन और कोकाइडिन स्किन टेस्ट है जिसको सेफिरोलिन भी बोलते हैं। ठीक हो गया, जबकि CD8 साइटोटॉक्सिक में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एरिथेमा मल्टीफॉर्मिक टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होते हैं। तो पहला एमसीक्यू तो आपको मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कि द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन द साइटोटॉक्सिक एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो टाइप 2 के अंदर और टाइप 3 में क्या फ़र्क होता है, तो वो डिपेंड करता है कि एंटीजन की टाइप और लोकेशन क्या है। टाइप 2 के अंदर जो एंटीजन होते हैं वो या तो सेल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होते हैं या उसका इंटेग्रल पार्ट होते हैं, लेकिन टाइप 3 के अंदर जो एंटीजन है वो फ्रीली सर्कुलेटिंग होती है जिसको सॉल्युबल बोलते हैं। और जो एक एंटीबॉडी होती है इसके 2 एफएबी बाइंडिंग रीजन होते हैं, ठीक है, जिसको एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट बोलते हैं। और बहुत सारे एंटीजन मल्टीवैलेंट होते हैं, दैट मीन्स कि वो एक से ज़्यादा एंटीबॉडी से बाइंड कर सकते हैं। इन शॉर्ट जो सॉल्युबल एंटीजन और एंटीबॉडी मिलकर वेब लाइक कॉम्प्लेक्सेस बनाना शुरू कर देते हैं और वो टिश्यू में डेपोजिट हो जाएंगे। तो टाइप 3 के अंदर आर्थराइटिस रिएक्शन मैंने आपको बताया था, आईजीए नेफ्रोपैथी है। ओके, ठीक हो गया।
इसके अलावा आप इनके ऑनसेट का भी देख सकते हो, ये 2 टू 3 वीक्स का ऑनसेट है, लेकिन साइटोटॉक्सिक का आवर्स टू डे होता है। इमीडिएट का मिनट्स में, जबकि डिलेड का 2 से लेके 3 दिन के अंदर होता है। ओके, तो फिर फ़र्क क्या होगा? जो फ़र्क होता है वो एंटीजन का होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, क्लास और आइसोटाइप ऑफ एंटीबॉडी। ओके, तो जो क्लास होती है उसको बोलते हैं आइसोटाइप, ठीक हो गया? और क्लास को डिफाइन हम किस बेस पे करते हैं? जो एंटीबॉडी का एफसी रीजन होता है, एंटीबॉडी का कौन सा रीजन होता है? एफसी रीजन, जिसको आप कांस्टेंट फ्रैगमेंट बोलते हो, उसकी बेस के ऊपर। अब ये एफसी क्या होता है? अगर आप इस डायग्राम में आओगे तो इस डायग्राम में आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा कि जो एंटीबॉडी है वो ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसमें लाइट और हैवी चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब लाइट चेन को लाइट चेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ओके, वो कितना होता है? 25 के होता है, जबकि हैवी चेन का 50 से लेकर 70 के तक होता है। तो सिंपल एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो वाई शेप होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होती है और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होती है। ओके, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरी कौन सी चेन है? ये लाइट चेन है, ये वाली। जबकि ये पूरी कौन सी चेन है? ये हैवी चेन होती है, ठीक है? 2 आइडेंटिकल हैवी चेन और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होती है। ओके, ठीक हो गया? अब जो वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसके जो एक एंड होते हैं, वो एंड होते हैं आइडेंटिकल पीसेस से बने हुए होते हैं, जिनको बोलते हैं हम, सॉरी, 2 आइडेंटिकल पीसेस होते हैं, लाइक ये वाले 2 आइडेंटिकल पीसेस। अब इनको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट, ठीक हो गया? तो ये वाले जो 2 आइडेंटिकल पीसेस हैं, इनको एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट बोलते हैं, या एफएबी बोलते हैं। अब एफएबी के अंदर 2 टाइप के रीजन होते हैं, वेरिएबल रीजन लाइट चेन के और वेरिएबल रीजन हैवी चेन के, ठीक हो गया? इसके अलावा कांस्टेंट रीजन भी होते हैं, हैवी चेन के भी और लाइट चेन के भी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हैवी चेन का फर्स्ट कांस्टेंट पोर्शन, ठीक है, वो किस में होता है? एफएबी में होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि एफएबी क्या होता है। जबकि वाई शेप स्ट्रक्चर के दूसरे एंड के ऊपर क्या होता है? दूसरे एंड के ऊपर जहाँ पे जहाँ पे जो एच चेन होती है, हैवी चेन होती है, बहुत एक दूसरे के करीब आ जाती है, तो उसमें 3 और 4 कांस्टेंट रीजन होते हैं, किसके? हैवी चेन्स के। जैसे CH2 है, CH3 है, CH4 हो सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रीजन या क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट बोलते हैं, ठीक हो गया? अब नॉर्मली कहती है कि जो एफएबी पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है एंटीबॉडी का, क्योंकि इसने एंटीजन के साथ बाइंड करना है। तो एंड इसका तो एक फंक्शन समझ आ जाता है एफएबी का, लेकिन एफसी का क्या फंक्शन होता है? एफसी के भी दूसरे फंक्शन होते हैं, लाइक एफसी पोर्शन के जरिए या कांस्टेंट या क्रिस्टलाइजेबल पोर्शन के जरिए जो एंटीबॉडी होती है वो होस्ट सेल पे जाके बाइंड करती है, या ये कॉम्प्लीमेंट के साथ जाके बाइंड करती है CH2 डोमेन के जरिए, ठीक हो गया? इसके अलावा ये वो रीजन है जिसके जरिए आईजीएम और आईजीए एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर बड़े बड़े मल्टीपल बना देते हैं। इसके अलावा ये आईजीए के ट्रांसपोर्ट कराती है अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, और आईजीजी की ट्रांसपोर्ट कराती है फ्रॉम मदर टू द फीटस। ओके, तो एफसी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करना, कॉम्प्लीमेंट के जरिए कॉम्प्लीमेंट के साथ अटैच करना एंटीबॉडी को। इसके अलावा एंटीबॉडी की फ्यूजन करा के मल्टीमर बना देना, आईजीए और आईजीजे की क्रॉस ट्रांसपोर्ट करवा देना। लाइक जो आईजीए होती है वो एपिथेलियल बैरियर को क्रॉस करती है, और जो आईजीजी होती है प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। ये सारा एफसी की वजह से ही होता है। अब जो एंटीबॉडी को 5 क्लास में डिवाइड कर देते हैं, वो किस बेस पे करते हैं? क्योंकि कोई ना कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं, लाइक आईजीजी और आईजीए, इनके पास 3CH डोमेन होते हैं, जबकि आईजीएम और आईजीई के 4 डोमेन्स होते हैं। और जो मेच्योर नेव बी सेल होते हैं वो आईजीएम और आईजीडी को बना रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद वो स्विचिंग करना शुरू कर देते हैं। ओके, और जो एफसी पोर्शन पे जो हैवी चेन होती है उसके अंदर मजीद क्या होती है? छोटी छोटी चेन्स होती है, यानी वो मजीद 5 टाइप की होती है। इसी की बेस पर आप एंटीबॉडी को 5 क्लास में डिवाइड करते हो, गैमा, अल्फा, म्यू, एप्सिलॉन और डेल्टा, ठीक हो गया? तो आपको समझ आ गया होगा कि जो एफसी पोर्शन होता है, एफसी पोर्शन में अमाइनो एसिड का डिफरेंस होता है, और इसकी वजह से 5 चेन्स आ जाती है। इसी की बेस पर हम उसको एंटीबॉडी को डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हम स्विचिंग बोलते हैं। ओके, या आइसोटाइप्स बोलते हैं। तो आइसोटाइप क्या होते हैं? अमाइनो एसिड का डिफरेंसेस होता है इनके एफसी रीजन के अंदर। फॉर एग्जांपल डिफरेंट एंटीबॉडी क्लास में, लाइक आईजीएम, आईजीडी, इनके जो कांस्टेंट रीजन होती है, ठीक है, इनकी कांस्टेंट रीजन वाली जो हैवी चेन होती है, लाइक जो जी है उसमें गैमा है, ए वाली में अल्फा है, इसमें म्यू है, इसमें डेल्टा और इसमें एप्सिलॉन होती है। एलोटाइप ऐसी एंटीबॉडी होती है जो सेम क्लास की तो होती है, लेकिन उस सेम क्लास की होने के बावजूद डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट होती है, और ये पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ऐसा होता है। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। अ चाइल्ड, तो नेक्स्ट सिनेरियो है, अ चाइल्ड स्टंग बाय बी experiences respiratory distress within the minutes and lapses into unconsciousness. This reaction is probably mediated by, अब जो बी विनम होता है या जो स्टिंग होता है, ठीक है, तो इसका जो रिएक्शन होता है वो टाइप 1 से बिलोंग करता है।
तो आप दोबारा हाइपर सेंसिटिविटी वाले चैप्टर में आओगे, दैट मीन्स कि हाइपर सेंसिटिविटी वाले से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, तो जो एनाफाइलैक्सिस होता है वो यहाँ पर आएगा। लाइक एनाफाइलैक्सिस पीनट की वजह से हो सकता है, शेल फिश की वजह से हो सकता है, या फूड्स में आ जाएगा। बी विनम है या ड्रग्स होती है लाइक पेनिसिलिन होती है। अब जो पीनट है, शेल फिश है और बी विनम होती है, इनकी जो प्रोटीन होती है वो असल में क्या करवाती है, आईजीई को क्रॉस लिंक करवा देती है और ये हिस्टामिन और दूसरे मीडिएटर को रिलीज करवा देती है। जबकि पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन ये हेप्टेन्स होते हैं। हेप्टेन ऐसी प्रोटीन्स होती है जो एंटीजन नहीं होती, बल्कि ये हमारी नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन से मिलेगी तब ये एंटीजन बनेगा और फिर आगे ये इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज कर देगी। ओके, ठीक हो गया। एक स्पेशलाइज्ड सिंड्रोम भी होता है जिसको बोलते हैं अल्फा जेल। अब ये उन लोगों में होता है या उन लोगों में फूड एलर्जी होती है जिनको टिक्स ने काटा होता है। इसके अंदर हाइव्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वॉमिटिंग होती है और ये जब होती है जब वो रेड मीट को लेते हैं, लाइक बीफ है, पॉर्क है और लैम्ब का। ओके, तो इसको अल्फा जेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो टिक का सलाइवा होता है उसकी सलाइवा के अंदर इंजेक्टेबल डाइग्लैक्टोसाइड होता है। जब वो काटती है तो वो डाइग्लैक्टोसाइड को इंजेक्ट कर देती है, तो आईजीई एंटीबॉडी बनेगी अफेक्टेड पर्सन के अंदर। जो आईजीई होती है वो एंटीबॉडी वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवा देगी जब बंदा दोबारा से रेड मीट खाएगा, स्पेसिफिकली ऐसा रेड मीट जिसमें डी ग्लैक्टोसाइड है। यानी जो डी ग्लैक्टोसाइड है वो दो जगह से आ रहा है, एक तो सलाइवा, जो टिक के सलाइवा में से, और एक रेड मीट में से। ठीक हो गया, तो इस सिंड्रोम को बोलते हैं अल्फा जेल। तो तीनों के तीनों एमसीक्यू आ गए हैं इम्यूनोलॉजी के हाइपर सेंसिटिविटी वाले चैप्टर से। ओके, अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। अ पेशेंट विद अ रूमेटिक फीवर डेवलप अ सोर थ्रोट फ्रॉम व्हिच बीटा हेमोलिटिक। अब देखो स्ट्रेप्टोकोकाई आ गया। स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से दो डिजीज होती है, रूमेटिक फीवर और इसके साथ और क्या होता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है। जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है वो टाइप 3 के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स में आता है जिसमें आईजीएम आईजीजी होती है जो कॉम्प्लीमेंट वगैरह को फिक्स कर देती है। और इसके अलावा जो रूमेटिक फीवर है वो टाइप 2 में आता है जिसमें आईजीजी होती है। अब पेशेंट को पेनिसिलिन से ट्रीट किया है, लेकिन जो सोर थ्रोट है वो कुछ दिन के अंदर ठीक हो गया है, लेकिन पेनिसिलिन के 7 दिन के बाद जो पेशेंट है उसको फीवर हो गया है, यानी पेनिसिलिन देने के बाद फीवर हो गया है, रैश है, प्रोटीन यूरिया है। अब प्रोटीन यूरिया आ गया है तो आपने किस चीज़ को इंडिकेट करना है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को, वो भी स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होती है। ठीक हो गया, ओके। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आता होता है। ओके, तो हम आ जाते हैं इस चैप्टर की तरफ। बार बार पीछे आना पड़ रहा है और इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कि जब एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज है जो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन की बात होता है, स्पेसिफिकली स्किन के ऊपर, और जो नेफ्रिटोजेनिक सीरोटाइप होती है उसकी वजह से होता है। कहते हैं कि जो टिपिकली जो कॉम्प्लीमेंट का लेवल होता है नॉर्मल रेट से कम है। दैट मीन्स कि जो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन है उसने कॉम्प्लीमेंट को कंज्यूम कर दिया है थ्रू दियर क्लीवेज एंड द एक्टिवेशन। ओके, ठीक हो गया। तो अगर आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हो तो इम्यूनोग्लोबुलिन और C3 के लंपी डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। ओके, तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस करने के बाद आपको इम्यूनोग्लोबुलिन और C3 के लंपी डिपॉजिट देखने को मिलती है। किसके ऊपर? ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। क्योंकि अगला जो एमसीक्यू है वो इसी के बारे में आया हुआ है कि एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया और इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाई गई है तो आपको पैची इररेगुलर फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन की। ठीक हो गया, तो हमने तकरीबन 5 एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया है और ये सारे एमसीक्यूज हाइपर सेंसिटिविटी वाले चैप्टर से रिलेटेड है। आगे और एमसीक्यूज भी है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो हम उन सबको स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।